कनाडा के पीआर को लेना कितना आसान और कितना मुश्किल है इंडिया से या फिर आउटसाइड ऑफ कनाडा से, उसको मैं इस डिटेल में बताने की कोशिश आप लोगों को कर रहा हूं। अगर आपने इस वीडियो को सुनना शुरू किया है तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा, आपको वो सभी ऑथेंटिक बातें पता लग जाएंगी जिसके जरिए आप इंडिया में रहते हुए या आउटसाइड ऑफ कनाडा रहते हुए कनाडा के अंदर पीआर ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये बात बताना चाहूँगा कि 2023 या उससे पहले बहुत ही कॉमन होता था कि आउटसाइड ऑफ कनाडा पीआर भी आपको दे देता था और प्रायोरिटाइज करता था। लेकिन उसके बाद का जो सिनेरियो वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। कनाडा ज़्यादातर प्रेफरेंस देता है कनाडा के अंदर रहने वाले लोगों को, उनको पीआर देने की पहली ऑप्शन रखता है, प्रायोरिटी में रखता है, उसके बाद वो दूसरे प्रोग्राम की ओर जाता है। लेकिन फिर भी 2026 में अगर आप इंडिया में हैं और इंडिया से कनाडा में पीआर लेना चाहते हैं, बिना कनाडा जाए, बिना कनाडा में स्टडी किए, बिना कनाडा में वर्क किए, तो वो उसके क्या वेज रहेंगे उसको मैं पूरा डिटेल में इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है और स्पेशली उन लोगों के लिए जो काफ़ी एजुकेटेड हैं, प्रोफेशनल हैं, उनके लिए तो ये वीडियो बहुत काम की होने वाली है। चलिए मैं शुरू करता हूँ कनाडा की पीआर को कैसे लिया जाए। तो देखिए, सबसे पहले तो एक प्लेटफॉर्म होता है जिसे हम लोग एक्सप्रेस एंट्री बोलते हैं। ये एक पाथवे है, ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आप कनाडा की पीआर को ले सकते हैं। और कनाडा की पीआर एक्सप्रेस एंट्री के अंदर 3 ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिसके जरिए मिलती है। अब वो कौन से प्रोग्राम होते हैं? सबसे पहले तो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास एक प्रोग्राम होता है। बेसिकली ये प्रोग्राम कनाडा के लोगों के लिए ही बना है क्योंकि इसके लिए कनाडा का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, तो ये वहाँ के लोगों के लिए पीआर के लिए होता है। दूसरा प्रोग्राम होता है फेडरल स्किल वर्क प्रोग्राम, एफएसडब्ल्यू इसे बोलते हैं। और तीसरा होता है फेडरल स्किल ट्रेड प्रोग्राम, एफएसटी इसे बोलते हैं। अब ये 2 प्रोग्राम जो मैंने लास्ट में बताए, इनके जरिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो कनाडा के अंदर आपकी एलिजिबिलिटी बन जाती है एक्सप्रेस एंट्री के जरिए पीआर लेने की। अब देखिए, सबसे पहले तो एफएसडब्ल्यू के बारे में बताना चाहूंगा। फेडरल स्किल वर्क प्रोग्राम के अंदर देखिए, इसके लिए आपको एलिजिबल होने के लिए कुछ पॉइंट्स कलेक्ट करने होते हैं। ऑलमोस्ट 100 में से 67 पॉइंट्स अगर आप बना लेते हैं तो आप एफएसडब्ल्यू के जरिए एक्सप्रेस एंट्री के अंदर आप लोग पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब वो 67 पॉइंट बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। ये कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। ये आपका एज पर डिपेंड करता है, एजुकेशन पर डिपेंड करता है और इंडिया के अंदर आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पर डिपेंड करता है, कुछ हद तक फंड्स पर डिपेंड करता है। अगर आप ये पॉइंट्स को इंडिया में रहकर बना लेते हैं तो आप एफएसडब्ल्यू के जरिए कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री के अंदर आप एलिजिबल हो जाते हैं एक पीआर के लिए फाइल को लॉन्च करने के लिए। अब ये 67 पॉइंट्स लेना कोई भी मुश्किल नहीं होगा, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं, क्योंकि इसके लिए कुछ हद तक ही कुछ ही पॉइंट्स हैं जो इंडिया में रहकर मोस्टली एजुकेटेड लोग ले लेते हैं और इस कैटेगरी के अंदर ले लेते हैं। और जैसे ही आपके 67 पॉइंट्स हो जाते हैं उसके बाद एक्सप्रेस एंट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिसको आप टारगेट करते हैं। बहुत सारे ऐसे ड्रॉ निकलते हैं, चाहे वो हेल्थ सेक्टर की बात कर लें, चाहे वो एजुकेशन की बात कर लें, ट्रेड की बात करें, हाँ एक फ्रेंस्को प्रोग्राम होता है उसकी बात कर लें। तो इन सभी के अंदर कुछ सीआरएस स्कोर होता है। सीआरएस स्कोर के जरिए आप लोग पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप देखिए, कुछ ऐसे प्रोग्राम भी होते हैं जिसमें फ्रेंच के से रिलेटेड होते हैं। फ्रेंच में आपको हर मॉड्यूल्स के अंदर 7 ईच का स्कोर कर आप लोग ले सकते हैं, तो वो काफ़ी ईजी वे रहता है कनाडा के अंदर पीआर लेने का। इसके अलावा देखिए, जब आप लोग एलिजिबल हो जाते हैं और आप टारगेट कर लेते हैं और आपकी फाइल लॉन्च हो जाती है, उसके बाद आप लोगों को पीआर मिल जाती है कनाडा के अंदर। लेकिन एक चीज़ और बताना चाहूँगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक प्रोग्राम होता है जिसे पीएनपी बोलते हैं, उसके बारे में मेरे से पूछते हैं। देखिए, पीएनपी एक ऑफकोर्स एक जरिया है पीआर लेने का, लेकिन पीएनपी के लिए आपको उस प्रोविंस के अंदर आपकी जहाँ तो एजुकेशन होनी चाहिए, या उस प्रोविंस के अंदर आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर वहाँ पर आपकी कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि आप लोग दिखा पाएँ कि आपकी अटेंशन उस प्रोविंस में परमानेंट रहने की है, तब आप लोग पीएनपी के जरिए प्रोग्राम पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बेसिकली ये टारगेट करते हैं कनाडा में रहने वाले लोग। इस वजह से मैंने पीएनपी को टारगेट नहीं किया कि आप पीएनपी के जरिए इंडिया से अप्लाई करें। इसके अलावा एआईपी भी होता है, एंट्रार्टिक इमिग्रेशन प्रोग्राम होता है। अब एआईपी के जरिए भी आप इंडिया से रहकर अगर आपके पास अच्छा जॉब ऑफर है, और जॉब ऑफर भी उस प्रोग्राम का होना चाहिए जो इन डिमांड है, तो आप लोग अगर इसके जरिए अप्लाई करते हैं, एआईपी के जरिए अप्लाई करते हैं, तो आपके पीआर के चांसेस फिर भी बन जाते हैं। तो ये कुछ बातें मैंने कुछ ब्रीफ करके अपनी नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस के बेस पर आपके साथ शेयर करी हैं। इसके बावजूद अगर आप लोग डिटेल में कुछ और इसकी डिटेल लेना चाहते हैं और आपको ये बात अभी कुछ हद तक समझ में नहीं आती
बात किया तो आप मेरे से कभी भी एक कॉल अवे हैं, एक मीटिंग शेड्यूल कीजिए और अगर आप मेरे जरिए अप्लाई करना चाहते हो तो मैं आपको पीआर तक पहुंचा सकता हूं। और लिंगवा ऑफिस करनाल नीलोखड़ी आप कभी भी आकर मिल सकते हैं, आप फ्री हैं, आकर प्रोफाइल को डिस्कस कीजिए और अपनी प्रोफाइल को देखिए कि किस तरह से वो इंडिया में रहते हुए क्या एलिजिबल हो सकती है कि नहीं। हाँ, एक चीज़ मैं आपको वार्न करना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी ऐसा पर्सन बोल देता है कि आपकी फाइल आप कैसी भी हो आप पीआर ले लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। कुछ डेडिकेटेड प्रोसेस होते हैं, उनमें से कुछ बातें मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश करी है और ये चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी जो बातें मैंने आपको शेयर करी हैं, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस होता है इन चीज़ों में। पीआर तक कैसे पहुंचा जाए, क्या क्या प्रोग्राम होते हैं जिसके जरिए कनाडा आपको पीआर देता है। होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा। जो लोग आईटी से रिलेटेड है, प्रोफेशनल हैं, एजुकेटेड हैं और वो पीआर इंडिया में रहते हुए लेना चाह रहे हैं, तो उनको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी सुनकर। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय माता।